हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक आपके सेकंड प्री बोर्ड्स भी खत्म हो चुके होंगे और अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर चुके होंगे। बोर्ड से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वर्ल्ड कप से पहले प्रैक्टिस मैच खेलना। बोर्ड एग्जाम के पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपके कम से कम 10 से 15% तक बढ़ सकते हैं। हमने इन वीडियोस में लास्ट 15 ईयर्स के अप्रॉक्सीमेटली 300 प्लस क्वेश्चंस कवर किए हैं, जिनमें 2010 से लेके 2023 तक आए सारे MCQs एंड CBSE के रिलीज सैम्पल पेपर भी शामिल हैं। एंड इसके अलावा CBSE ने जो सितंबर 2024 में सैम्पल पेपर रिलीज किए थे उनको भी इसमें इंक्लूड किया है। इसके लिए हमने कम से कम 3 से 4 पॉपुलर बुक्स को रीड किया है और इन्हें कंबाइन करके ये क्वेश्चंस बनाए हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ना केवल चैप्टर वाइज क्लासीफाई करा है बल्कि हर चैप्टर के MCQs को टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करा है, ताकि आपके एक प्रॉपर फ्लो में सारे MCQs कवर हो जाएं एंड आपको ये आइडिया लग जाए कि बोर्ड्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हमने क्वेश्चंस के टॉपिक को भी एक्सप्लेन किया है और जरूरत पड़ने पर डायग्राम्स की मदद से क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको पूरे वीडियो को कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिल जाए। क्योंकि बोर्ड्स में यूजुअली क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं बट उनके कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। MCQs में ये भी इंश्योर किया गया है कि आपको सही आंसर और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ साथ बाकी 3 ऑप्शन गलत क्यों हैं इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ताकि एक क्वेश्चन की जगह आपके 4 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएं, जो ना केवल आपको MCQs में बल्कि सेक्शन B, C, D और E के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी मदद करेंगे। मुझे ये उम्मीद है अगर आप ये वीडियोस अच्छे से देख लेंगे तो आप बोर्ड्स में कम से कम 20 में से 18 क्वेश्चंस तो सही करके आएंगे। आप इन सारे क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्मेट में भी रीड कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से पहले आप वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। इस अप्रोच से आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलेंगी और टॉपिक को लॉन्ग टर्म मेमोराइज करने में भी मदद मिलेगी। हाय एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे लाइट के प्रीवियस ईयर MCQs। आई होप आपने बायोलॉजी और केमिस्ट्री के MCQs देख लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड फॉर। क्वेश्चन कह रहा है कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है या फिर लॉ ऑफ जो रिफ्लेक्शन होता है वो किसके लिए ट्रू है। देखिए, जो लॉ का मतलब ही होता है कि वो हर जगह वैलिड होता है। अगर वो हर जगह वैलिड नहीं है तो वो लॉ है ही नहीं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ पे वैलिड होगा? जितनी भी रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस होंगी उन सारी जगह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। सेम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ भी होगा, जहां पर भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगी वहां पर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वैलिड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, एन एनलार्ज्ड इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। द इमेज इज, बोला गया है कि एक कॉन्केव मिरर है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये उसका फोकस हो गया और ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो बोला गया है, और ये देखिए ये क्या है? इसका पोल है। तो बोला गया एक ऑब्जेक्ट को विद इन फोकस रखा गया है, सपोज मान लीजिए यहाँ पे रखा गया है। तो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? तो याद करिए, जो कॉन्केव मिरर होता है उसके 6 केसेस होते हैं और ये जो केस है वो लास्ट केस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रे निकाल देंगे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। तो सपोज ये निकाली मैंने, ये रे गई पैरेलल और ये कहाँ से जाएगी? वापस फोकस से जाएगी। अगेन एक रे कहाँ से निकालूंगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल दूंगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकली तो ये रे वापस घूम जाएगी। अब देखिए ये क्या हो रही हैं? डाइवर्ज हो रही हैं। तो हमें लगेगा कहाँ से, कहीं से पीछे से कन्वर्ट होके आ रही हैं। तो इनको मैं पीछे एक्सटेंड कर दूंगा तो यहाँ पे बन जाएगी मेरी इमेज। अब इमेज कैसी बन रही है? सीधी बन रही है। तो वो और बिहाइंड द मिरर बन रही है। तो बिहाइंड द मिरर कौन सी इमेज होगी? वर्चुअल होगी। और सीधी बन रही है तो इरेक्ट होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सी, कॉन्केव मिरर के 6 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें 5 केसेस में क्या बनती है? इमेज रियल इन्वर्टेड बनती है। और जो 6वां केस है, ये जो पहला केस है, यहाँ पे क्या बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये लास्ट केस में जहाँ पे फोकस के और पोल के बीच में रखा रहता है वहाँ पे इमेज क्या बनती है? इरेक्ट बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन बी सीन यूजिंग दी। बोला गया एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसकी जो फुल इमेज है वो कौन से मिरर में दिखेगी हमको? तो ऑप्शन है कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, बोथ कॉन्केव एज वेल एज प्लेन मिरर। तो इसका आंसर है कॉन्वेक्स मिरर। सी, जो भी कॉन्वेक्स मिरर में इमेज दिखती हैं वो क्या होती है? डिमिनिश्ड होती हैं। अब हमको कोई भी चीज़ छोटे स्केल पे देखनी है तो हम कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जो भी कार होती हैं उनके साइड मिरर में कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है, ताकि हमको
पीछे वाली गाड़ियाँ पूरी दिख पाएँ इजीली, क्योंकि यहाँ पे कौन सी इमेज बनती है, डिमिनिश्ड इमेज बनती है, तो हमको फुल व्यू मिलेगा देखने का इमेज का। जबकि कॉनकेव में क्या होता है, वेरी करता रहता है, कभी वर्चुअल बन जाती हैं, कभी रियल बन जाती हैं, तो इसको तो इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। तीसरा प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में सेम साइज़ की इमेज बनती है, तो अगर हमें पूरी बिल्डिंग देखनी है तो हमें उस साइज़ का मिरर भी चाहिए जिस साइज़ की बिल्डिंग है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, कॉन्वेक्स मिरर। अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू फोकस ऑन द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द शेप यूजिंग कॉनकेव मिरर द इमेज ऑब्टेन्ड मस्ट बी द शेप ऑफ। अब हमको एक ऑब्जेक्ट दिया गया है और हमें बताना है कि अगर हम कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करेंगे तो हमें इमेज कैसी मिलेगी। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ रखा गया, बहुत दूर रखा गया है, दैट मीन्स ये केस 1 की बात कर रहे हैं, केस 1 या फिर केस 2 की, बियॉन्ड सी रखा गया है, तो इमेज कैसी बनती है उसमें, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये इमेज है, सपोज मान लीजिए ये उल्टी इमेज है ऐसी, तो इसकी इन्वर्टेड इमेज कैसी बनेगी, इसको उल्टा कर दीजिए आप, तो इसकी उल्टी इमेज कैसी बनेगी, इस तरह की बनेगी। लेकिन हमेशा मिरर में क्या होता है, लैटरल इन्वर्जन भी होता है। क्या होता है, लैटरल इन्वर्जन, मतलब जो चीज़ लेफ्ट है वो हमको राइट में दिखती है, जो राइट है वो लेफ्ट में दिखती है। इसको आप प्लेन मिरर में भी देख सकते हैं। आप आईने के सामने खड़ा होइएगा तो आपका लेफ्ट हैंड आपको राइट दिखेगा, राइट हैंड आपको लेफ्ट दिखेगा। तो हमें सब इस इमेज का अब लैटरल इन्वर्जन करना पड़ेगा। तो लैटरल इन्वर्जन कैसा हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा। क्यों, आप क्या करेंगे, बेसिकली इसको लैटरली इन्वर्ट करना है तो आपको जो लेफ्ट में चीज़ है उसको राइट में करनी पड़ेंगी, जो राइट में चीज़ है उसको लेफ्ट में करनी पड़ेंगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। और पहले जो थे, मतलब बिफोर 2017 ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आया करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इन दी फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज। हमको एक एक्सपेरिमेंट सेटअप करके दिया गया है, उसमें हमको बताना है कि फोकल लेंथ क्या होगी कॉनकेव मिरर की। सी देखिए यहाँ पे रेस पैरेलल आ रही हैं, मतलब रेस कहाँ से आ रही हैं, इन्फिनिटी से आ रही हैं, और जब भी रेस पैरेलल आती हैं तो वो कहाँ पे कन्वर्ज होती हैं, फोकस पे कन्वर्ज होती हैं। तो ये डिस्टेंस क्या होगी हमारी, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, फोकल लेंथ होगी, और हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए ऑब्जेक्ट जो मिरर है वो कहाँ पे रखा गया है, आप यहाँ पे देखिए 12 और 13 के बीच में कितने डिविजन हैं, 5। तो जो पोल है वो कहाँ पे रखा गया है, पोल रखा गया है 12.8 पे। जबकि ऑब्जेक्ट जो फोकस स्क्रीन कहाँ पे रखी गई है, जहाँ पे फोकस बन रही है वो रखी गई है, आप देखिए 6.2 पे। तो स्क्रीन डिस्टेंस कहाँ पे रखी गई है, 6.2 पे। तो फोकल लेंथ कितनी होगी, पोल माइनस स्क्रीन डिस्टेंस, तो ये कितनी होगी 12.8 माइनस 6.2, तो ये होगी 6.6 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, फॉर द डायग्राम शोन अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड विल हैव द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। हमको एक डायग्राम दिया गया है जिसमें कौन सी केस दिया गया है, बेसिकली हमको क्या दिया गया है, कॉनकेव मिरर, और हमको किस केस का दिया गया है, 6 केस का दिया गया है, जब जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में रखा गया है। तो न्यू साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा और उसका साइन क्या होगा। तो अभी हमने पहले देखा था कि जब भी कॉनकेव मिरर में पोल या फोकस के बीच में इमेज होती है तो वो कैसी बनती है, वो बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और वो कैसी बनती है, एनलार्ज बनती है, साइज से बड़ी बनती है। अब देखिए वर्चुअल और इरेक्ट है, इरेक्ट का मतलब क्या है, सीधी बन रही है। तो जब भी इमेज सीधी बनती है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, और जब भी इमेज उल्टी बनती है इन्वर्टेड तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और दूसरी चीज़ क्या बनता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्वियसली जो इमेज बनती बड़ी बनती है तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। अगर इमेज छोटी बनती है तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा, बट इस केस में ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, साइन पॉजिटिव एंड वैल्यू ग्रेटर देन 1, ऑप्शन बी। ये इसी केस की बात चल रही है कि यहाँ पे पोल फोकस के बीच में रखा गया है और बिहाइंड द मिरर बनती है सीधी और बड़ी बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रेज फ्रॉम द सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। बोला गया है कि जो रेज आ रही हैं सन से, जो कि पैरेलल आएंगी ऑब्वियसली, वो कहाँ पे कन्वर्ज हो रही हैं, 15 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज हो रही हैं। अब देखिए जो फोकस है इसका क्या है, फिर 15 सेंटीमीटर है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट द साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बोला गया है कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस करें ताकि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से मैच कर जाए। अब देखिए ये कॉनकेव मिरर का थर्ड केस है। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कॉनकेव मिरर है
मान लीजिए उसका ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो जब भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज है, सपोज मैं यहाँ से एक पैरेलल निकाल देता हूँ तो ये फोकस से जाएगी, और एक फोकस से निकाल देता हूँ तो ये पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे जो इमेज बनती है वो सेम जगह पे बनती है और सेम साइज़ की बनती है। तो जब भी मैं ऑब्जेक्ट को सी पे रखता हूँ, और सी कितना होता है, फोकस का डबल होता है, तो सी कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। उस केस में जो इमेज बनती है वो सेम साइज़ की बनती है। तो मुझे ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा, 30 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हमेशा याद रखिएगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। एक्चुअली सेंटर से जो पोल की डिस्टेंस होती है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। तो R इज इक्वल टू 2F। ये कॉनकेव मिरर का थर्ड केस है। सी, अगर आपको लाइट के न्यूमेरिकल करने हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5-6 नंबर के आएंगे, तो आपको रे डायग्राम पता होने चाहिए सारे। अगर आपको नहीं पता है तो आप ये वीडियो पॉज करिए और पहले सारे रे डायग्राम याद कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे सारे रे डायग्राम बताऊंगा आपको, तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आपको सारे रे डायग्राम आने चाहिए, तो आपके जो 4 नंबर के आपके जो क्वेश्चंस होंगे या फिर 1 नंबर के MCQs होंगे बहुत इजीली निकल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ डाइवर्जिंग मिरर। अब बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर दी गई है, और कौन सा मिरर है, डाइवर्जिंग, मतलब कॉन्वेक्स मिरर की बात चल रही है, और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया है, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन 4 नंबर के आएंगे आपके। इस क्वेश्चन में हमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा न्यूमेरिकली, और हम इस्तेमाल करेंगे मिरर फॉर्मूला का, क्योंकि किसकी बात चल रही है, मिरर की बात चल रही है। तो सबसे पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। हमको क्या दिया गिवन है, तो हमको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हमको, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद डिस्टेंस जो है पोल से, तो वो यू है। यू कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर। बट यू हमेशा नेगेटिव होता है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ऊपर से कौन सा मिरर दिया गया है, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो हमेशा पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स हो, चाहे लेंस हो, चाहे मिरर हो, हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, +10 सेंटीमीटर। अब मिरर फॉर्मूला हमको क्या निकालना है, बेसिकली हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, मैग्नीफिकेशन चाहिए, क्योंकि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, M इज इक्वल टू HI/HO इज इक्वल टू -V/U। ये मिरर के लिए होता है। तो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला लिख लेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/V + 1/U इज इक्वल टू 1/F। सो 1/V कितना हो जाएगा, 1/F - 1/U। इसको मैं उस साइड ले गया। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, तो 1/V कितना हो जाएगा, 1/10 माइनस 1/U की वैल्यू कितनी है, -30, तो माइनस का 30। तो 1/V कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/10 + 1/30। सो V कितना आ जाएगा, 1/V कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 LCM हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 + 1, तो V आ जाएगा 30/4, और V की वैल्यू आएगी 7.5 सेंटीमीटर। अब V कितना आ गया, 7.5 सेंटीमीटर प्लस का, तो मैं मैग्नीफिकेशन निकाल लूँगा। मैग्नीफिकेशन कितना होगा, HI/HO इज इक्वल टू माइनस का V/U। तो HI कितना गिवन है मेरे को, HI मुझे निकालना है। HO कितना गिवन है मेरे को, 4 सेंटीमीटर, माइनस V कितना आया था मेरा, 7.5, और U कितना था, -30। तो ये कितना हो जाएगा, HI कितना हो जाएगा, 7.5 × 4/30। तो HI कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन सी आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी इन द पेशेंट्स टीथ। बोला गया कि कौन सा मिरर डेंटिस्ट द्वारा इस्तेमाल करा जाता है पेशेंट्स की कैविटी को देखने के लिए। सो यहाँ पे जो मिरर इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं कॉनकेव, और छठवां केस होता है इसमें। तो इमेज क्या मिलती है हमको, एनलार्ज मिलती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं कि जो डेंटिस्ट है वो मिरर को ऐसे पास में रखता है, तो ये 6th केस बन जाता है, जिससे उसको इमेज एनलार्ज मिल रही होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार MCQ आ भी चुका है पहले के टाइम पे, कि कौन सा मिरर डेंटिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर है कॉनकेव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉन्केव मिरर ऑफ 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। बोला गया है कि कॉन्केव मिरर है स्टूडेंट के पास और उसको इरेक्ट इमेज चाहिए। फोकल लेंथ कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? तो क्वेश्चन सिंपली कह रहा है कि कॉन्केव मिरर है और फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो जो हमको ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्टूडेंट को इमेज है वो सीधी चाहिए, इरेक्ट चाहिए। तो उसको कहाँ रखना पड़ेगा? बिटवीन फोल एंड फोकस। तो उसको विद इन 10 सेंटीमीटर इमेज रखनी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट सॉरी। तो इमेज कैसी बनेगी? एनलार्ज एंड इरेक्ट। अगेन ये छठवां केस है, तो इसका आंसर क्या होगा? लेस देन 10 सेंटीमीटर। सी, अगर आपको रे डायग्राम्स नहीं आते हैं तो लाइट बहुत डिफिकल्ट है सॉल्व करना, और आपको सारे रे डायग्राम याद हैं तो आप बहुत इजीली न्यूमेरिकल सही कर पाओगे अपने, और बहुत इजीली एमसीक्यूज कर पाओगे अपने। टोटल 6 केस होते हैं कॉन्केव मिरर के और 2 केस हैं कॉन्वेक्स मिरर के। और जिस व्यक्ति को मिरर डायग्राम्स आते हैं वो रे डायग्राम्स ही लेंस के भी बना लेगा बहुत इजीली, क्योंकि जैसे कॉन्केव मिरर के होते हैं वैसे ही सेम कॉन्वेक्स लेंस के होते हैं, और जैसे ही कॉन्वेक्स मिरर के होते हैं वैसे ही कॉन्केव लेंस के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर at infinity. According to the new Cartesian sign convention, the sign of the focal length and the sign of the image distance in this case are respectively. So यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, और चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या लेंस हो, हमेशा कॉन्वेक्स होगा तो आपका पॉजिटिव क्या होगा? फोकल लेंथ होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। और जब भी कॉन्केव होगा, चाहे वो मिरर हो और लेंस हो, तो हमेशा जो फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव होगी। दूसरी चीज़, जब कॉन्वेक्स मिरर होता है तो जो हमेशा इमेज बनती है वो हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है। इमेज ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। तो जो भी इमेज मिरर के पीछे बनती है वो हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल होती है, और जो v की डिस्टेंस होगी वो भी पॉजिटिव होगी। तो इसमें f भी पॉजिटिव होगा और v भी पॉजिटिव होगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपको रे डायग्राम्स नहीं आते हैं तो आप प्लीज़ सीख लीजिएगा आज ही के आज, अदरवाइज आपके लाइट में बहुत डिफिकल्टी फेस करने को मिल सकती है आपको। अगला क्वेश्चन है, टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन ऑफ +2 विद अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी। सी, क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है और ये 4 नंबर में भी आ सकता है, और ये 2023 में पूछा गया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें हमको सारा मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और u की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और बाद में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिसको आप इजीली देख के उसका आंसर बता सकते हो। बट पहले अभी कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहला क्या बोला गया हमको? क्या गिवन है? m दिया गया है +2, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 60 सेंटीमीटर, लेकिन मिरर कौन सा है? कॉन्केव है। तो जो f है वो नेगेटिव होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, तो -30 सेंटीमीटर होगा। अब देखो, जो मैग्निफिकेशन कितना दिया है? +2। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है? -v/u। तो 2 = -v/u, तो v कितना हो जाएगा? -2u। नाउ u तो हमारा u ही रहेगा, तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v कितना होगा? v कितना आया था मेरा? -2u + 1/u = 1/f कितना होगा? -1/30। तो ये हो जाएगा हमारा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 1/2u = -1/30। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2u की वैल्यू -30, और u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -15 सेंटीमीटर। इसमें इंपॉर्टेंट था कि v की वैल्यू लेना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसका आंसर कितना होगा? -15 सेंटीमीटर। बट आप इसको बहुत इजीली भी कर सकते हैं। वो कैसे? सी, कॉन्केव मिरर में 5 केसेस में इन्वर्टेड इमेज बनती है, रियल इन्वर्टेड, और केवल एक ही केस है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। अब देखिए, मैग्निफिकेशन क्या दिया है? प्लस का दिया है। दैट मीन्स जो इमेज है वो सीधी बन रही होगी, उल्टी बनती तो मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव होता। और कॉन्केव में सीधी इमेज कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? बिटवीन पोल एंड फोकस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है? 60, तो फोकल लेंथ कितनी होगी? 30। अब जो ऑब्जेक्ट जो है वो किसके बीच में रखा होना चाहिए? 0 एंड 30 के बीच में रखा होना चाहिए, तभी जाके इरेक्ट इमेज मिलेगी। तो -90 तो हो नहीं सकता, -45 भी नहीं हो सकता, -30 भी नहीं होगी, क्योंकि -30 पे क्या होता है? फोकल लेंथ होती है। तो फोकल लेंथ पे इमेज का बनती है? इन्फाइनाइट पे बनती है,
तो ये भी नहीं होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, -15 होगा। मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रे डायग्राम्स आते हैं तो आप इजीली कर पाओगे कोई भी क्वेश्चन, नहीं आते हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड। बोला गया है कि कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो इमेज कहाँ बनेगी। सी, इमेज हमेशा कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। और कैसी बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, बिहाइंड द मिरर एंड इट्स पोजीशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट्स ट्रेसिंग द पाथ ऑफ अ रे लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब फॉर 2 different values of angle of incidence 30 degree and angle of incidence 45 degree. In the two cases, the student is likely to observe the set of values of angle of refraction and angle of emergence as, बोला गया हमको रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दिया गया है और उसमें 2 आई की वैल्यूज़ ली हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या ली है, 30 डिग्री, और दूसरी ली है आई की वैल्यू 45 डिग्री। हमको बताना है कि आर और ई की वैल्यू क्या होगी। तो हमेशा याद रखिए, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में जो एंगल आई होता है वो जनरली एंगल ई के बराबर होता है, और एंगल आई और एंगल ई दोनों बड़े होते हैं एंगल आर से। पहले केस में आई कितना है, 30 डिग्री, तो ऑब्वियसली एंगल ई भी कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो चले गए। सिमिलरली एक में 45 है तो एंगल ई 45 के बराबर होना चाहिए। दूसरा, जो एंगल आर है वो एंगल आई से छोटा होना चाहिए, तो इसमें 30 है, एंगल आर कितना है, 30 है, तो ये नहीं होगा। और एंगल आर यहाँ पे कितना है, 20 है, और यहाँ पे 28 है, 45 से कम है, यहाँ पे 30 से कम है। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी। आप बिना वैल्यूज़ निकाले भी आंसर निकाल सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए, जो एंगल आई होता है वो हमेशा एंगल ई के बराबर होता है, और ये दोनों हमेशा एंगल आर से बड़े होते हैं। ये जनरली स्पीकिंग है। और एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ई एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंड एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स हैज़ द प्रोटेक्टर हैज़ बीन करेक्टली प्लेस्ड टू मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस। बेसिकली हमको यहाँ पे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दिया गया है और हमने एक प्रोटेक्टर लिया है जिसको आप डी भी बोलते हैं। हम उसको किस पोजीशन पे रखेंगे डी को, ताकि हम एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ ई को मेजर कर पाएँ। तो हमेशा याद रखिएगा, जो एंगल डी होता है हमारा प्रोटेक्टर, उसको हम वर्टिकल पोजीशन पे रखते हैं, इस वाले पोजीशन पे। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। ऐसा क्यों रखते हैं, क्योंकि हमें ये एंगल निकालने होते हैं बेसिकली। ये क्या होता है हमारा एंगल आई, और ये क्या होता है हमारा एंगल ई, क्योंकि हर एंगल हम नॉर्मल के अकॉर्डिंग निकालते हैं। ये जो परपेंडिकुलर लाइन देख रहे हैं आप, ये नॉर्मल है, बेसिकली ये क्या है, नॉर्मल है। हमेशा याद रखिए, जो एंगल आई और एंगल ई या फिर एंगल आर है वो नॉर्मल के रिस्पेक्ट में बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ स्टूडेंट हैज ट्रेस्ड द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब एज फॉलोज। इफ यू आर आस्क्ड टू लेबल 1, 2, 3 and 4 द करेक्ट सीक्वेंसिंग ऑफ लेबलिंग एंगल आई, एंगल ई, एंगल आर एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज। सी देखिए, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये जो फर्स्ट है ये क्या होता है, बेसिकली हमारा एंगल आई, और ये जो रे आ रही होती है इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। फिर अगर ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये रे सीधे निकल जाती। ये लाइन क्या है हमारी, नॉर्मल है। और ये जो एंगल 2 है ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बेसिकली होता क्या है, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में जब लाइट आती है तो वो बेंड करती है बिकॉज ऑफ डिफरेंट डेंसिटी ऑफ मीडियम्स। एक्चुअल में जो लाइट है उसको कहाँ जाना पड़ता है, सीधे जाना होता है, लेकिन ग्लास स्लैब के कारण वो बेंड कर जाती है। फिर जब वो ग्लास से वापस एयर में जाती है तो फर्दर बेंड कर जाती है। इसके कारण होता क्या है कि उसका पाथ थोड़ा सा डेविएट हो जाता है। तो इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल 3 को एंगल ऑफ इमर्जेंस। और क्योंकि थोड़ा सा शिफ्ट आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर लेटरल शिफ्ट। याद रखिएगा, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में जो लाइट है वो हमेशा शिफ्ट डेविएट ज़रूर होती है, बट वो हमेशा ओरिजिनल पाथ के पैरेलल रहती है। तो हमारा 1 क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, 2 क्या होगा हमारा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, 3 क्या होगा हमारा,
एंगल ऑफ इमरजेंस, और 4 क्या होगा हमारा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल आई क्या है, 1 है हमारा, एंगल ई क्या है, 3 है हमारा, एंगल आर क्या है, 2 है हमारा, और लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 4 है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। आप यहाँ पे क्लियरली डायग्राम देख सकते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का। इंसिडेंट रे ये है, ये एंगल आई होता है, ये एंगल आर होता है रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्टेड रे होती है, और ये क्या होती है हमारी इमर्जेंट रे होती है। ये हमारी M1 N1 नॉर्मल है, ये एक MN नॉर्मल है, और ये क्या हमारा लेटरल शिफ्ट है। अगला क्वेश्चन है, द इमेज शोज द पाथ ऑफ लाइट ट्रैवलिंग थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो हमको एक ग्लास स्लैब दिया गया है जिसमें जो लाइट का ओरिजिनल पाथ क्या था, ये था, लेकिन ग्लास स्लैब के कारण वो पाथ डेविएट हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट कॉजेज द रे ऑफ लाइट टू डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। तो बेसिकली लाइट डेविएट क्यों करी, लाइट डेविएट इसलिए करी क्योंकि मीडियम चेंज हो गया था, और हर मीडियम की अलग अलग डेंसिटी होती है, और जो लाइट होती है उसकी डिफरेंट वेवलेंथ होती है और वेलोसिटी होती है अलग अलग मीडियम पे, इसलिए पाथ डेविएट हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, क्यों डेविएट हुआ, बिकॉज ऑफ चेंज इन डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बीम्स ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू अ होल्स ए एंड बी एंड इमर्ज आउट ऑफ द बॉक्स थ्रू द होल सी एंड डी रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स। क्वेश्चन कह रहा है हमको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें ए से लाइट आ रही है और सी से जा रही है, सिमिलरली बी से आ रही है और डी से जा रही है, तो अंदर पॉसिबली क्या हो सकता है। सो देखिए, जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है वो एक दूसरे के पैरेलल है, और ये किस में होता है, ये बेसिकली रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में ही होता है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में ही इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट ऑब्टेन अ शार्प इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ट्री on the screen placed behind the convex lens. He then removed the screen and tried to look through the lens in the direction of the object. He would now observe, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक जो स्टूडेंट है वो एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब दूर के ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहा है एक स्क्रीन पर। तो मान लीजिए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो रेस कैसी आ रही होंगी, पैरेलल आ रही होंगी, और वो कहाँ पे फोकस करती हैं, फोकस पे करती हैं, फोकस पे वो मीट करती हैं। वहाँ पे एक स्क्रीन रखी हुई थी, अब वो स्टूडेंट ने उस स्क्रीन हटा के अपनी आंख वहाँ रख ली, तो उसने क्या ऑब्जर्व करा, तो उसने देखा कि जो इमेज है वो फोकस पे बन रही होगी ऑफ कोर्स लेंस के, और वो इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, क्योंकि हमेशा जो रियल इमेज होती हैं वही स्क्रीन पे फॉर्म्ड होती हैं, और वो हमेशा कैसी होती हैं, इन्वर्टेड होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ट्री एट द फोकस ऑफ द लेंस। अगला क्वेश्चन है, द फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए to medium B. The refractive index of the medium B relative to medium A is, तो हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है मीडियम B का रिलेटिव टू मीडियम A। देखिए यहाँ पे लाइट कहाँ से जा रही है, मीडियम A से मीडियम B पे जा रही है, और ये हमको एंगल्स दिए हुए हैं, तो हमको क्या बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B रिस्पेक्ट टू A। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं क्या लिखता हूँ, N, और हमें बताना है B विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो यहाँ पे क्या होगा, सी लाइट कहाँ से एंटर कर रही है, ए से, कहाँ पे, बी पे, तो ये क्या हमारा इंसिडेंट रे है, तो ये नॉर्मल, ये है नॉर्मल, और सारे एंगल्स नॉर्मल से ही होते हैं, तो एंगल आई कितना होगा, ये एंगल आई होगा। सिमिलरली ये क्या होगी हमारी रिफ्रैक्टेड रे होगी, तो एंगल आर कितना होगा, एंगल आर ये होगा। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा, साइन 60 अपॉन साइन 45। साइन 60 कितना होता है, √3/2, और साइन 45 कितना होता है, 1/√2। देखिए ये 2 और √2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2, तो NBA कितना हो जाएगा, √3 अपॉन √2। तो ये आंसर हो जाएगा, तो आंसर कितना होगा, ऑप्शन ए √3 अपॉन √2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कंसिडर दीज इंडाइसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। हमको कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं, ग्लास का कितना दिया हुआ है, 1.52, एयर का 1.00003, वाटर का 1.333। बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ द थ्री मटेरियल्स अरेंज द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। हमको बेसिकली क्या बताना है, स्पीड ऑफ लाइट बताना है डिफरेंट मीडियम्स में। तो याद रखिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के, मतलब जिस मीडियम का ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी ही कम होती है। तो देखिए सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, एयर का है,
तो सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होगी, एयर में ही होगी, उसके बाद वाटर में, और सबसे स्लोएस्ट कौन सा होगा, ग्लास। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ऑप्शन ई सी इज आंसर। अगला क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास एट पॉइंट ओ ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब इज। बेसिकली हमको एक हेमिस्फेरिकल ग्लास दिया गया है, हमको ये बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा एट ओ। तो ओ देखिए ये वाला पॉइंट है, और याद रखिए जो हमेशा सर्कल होता है उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या बनती है, टेंजेंट बनती है, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होती है, नॉर्मल होती है। जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो यहाँ पे तो वो एंगल 0 है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे बात करी गई थी पॉइंट ओ की। बहुत सारे लोग क्या होंगे, पी को देख के कंफ्यूज हो चुके होंगे, उनको लगेगा 0 डिग्री कहाँ दिख रहा है, बट यहाँ पे बात चल रही है पॉइंट ओ की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन द डायग्राम शोन N1, N2 एंड N3 आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ मीडियम 1, 2 एंड 3। हमको बेसिकली 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं, N1, N2, N3। तो हमको बताना है इनमें से सही केस क्या है, ऑप्शन क्या है। तो देखिए ये है इंसिडेंट रे, और जैसे ये मीडियम 2 पे गई तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई। और याद रखिए जब भी जो रे है जो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करे, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, तो इसका मतलब है कि जो रे है वो कहाँ से गई है, रेयरर टू डेंसर गई है, और जब भी अवे जाए तो डेंसर से रेयरर गई है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रे जो है एक्चुअल में कहाँ जा रही थी, आप देख सकते हैं जो रे है वो एक्चुअल में यहाँ जानी थी, बट वो नॉर्मल के अगेंस्ट बेंड हुई। दैट मीन्स क्या होगा, N2 ग्रेटर देन N1। अब जब वो N2 से N3 गई तो उसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन वो अगेन नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। दैट मीन्स N3 क्या होगा, और डेंसर होगा, तो N3 ग्रेटर देन N2। तो इसका आंसर क्या होगा, अब देखिए N1 N2 तो बराबर नहीं है, N1 N2 से बड़ा भी नहीं है, N2 N3 से बड़ा भी नहीं है, लेकिन N3 क्या है, N1 से बड़ा है। तो आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन, इन द गिवन डायग्राम लाइट इज ट्रेवलिंग थ्रू डिफरेंट मीडिया। इट इज नोटेड बाय अ साइंटिस्ट दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, बट एंगल 2 इज लेस देन एंगल 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट। अब बोला गया है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर है, और एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर है। इसका सिंपली मतलब ये है कि जो मीडियम 1 है और मीडियम 3 है इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है। और देखिए जो एंगल 2 है वो एंगल 1 से छोटा है, दैट मीन्स जो रे है वो सीधी जानी चाहिए थी, बट वो बेंड करेगी नॉर्मल की तरफ। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ N2 इज ग्रेटर देन N1, और N1 किसके बराबर था, N3 के बराबर था। तो इसका आंसर क्या होगा, अब ऑप्शन डी देखिए, मीडियम 1 एंड मीडियम 3 आर एसेंशियली द सेम, बट मीडियम 2 इज डेंसर देन 1 एंड 3। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। हमेशा याद रखिएगा जब भी रे नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो रही है तो लाइट कहाँ से आ रही होगी, रेयर से डेंसर की तरफ आ रही होगी, और जब भी अवे फ्रॉम नॉर्मल जाए तो डेंसर से रेयर जा रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फ्लिंट ग्लास इज 1.65 एंड दैट ऑफ अल्कोहल इज 1.36 फॉर एयर। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास फॉर अल्कोहल। तो देखिए हमको क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास दिया है, इसको FG लिख देता हूँ मैं, 1.65, और अल्कोहल का कितना दिया गया, ये दिया गया 1.36। अब हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू अल्कोहल, तो हमको निकालना है NFG विथ रिस्पेक्ट टू अल्कोहल। तो ये कितना होगा, हमेशा याद रखिएगा N2 कितना होता है, N2 अपॉन N1, तो ये कितना होगा NFG अपॉन NA, ये होगा 1.65 डिवाइड बाय 1.36। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.21। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4 सब्सटेंस P, Q, R एंड S आर 1.50, 1.36, 1.77 एंड 1.31 रिस्पेक्टिवली। द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन द सब्सटेंस। क्वेश्चन कह रहा है कि जो P, Q, R, S हैं उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किस में होगी। हमने अभी देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के। तो जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। तो सबसे कम किसका है, S का, तो मैक्सिमम किस में होगी, S में ही होगी, तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ अ डिवाइस X
बाय फोकसिंग अ ब्राइट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन एज शोन इन द डायग्राम। हमको एक स्क्रीन दी गई है और हमको एक डिवाइस दिया गया है। हमको ये बताना कि डिवाइस क्या है ये और ये डिस्टेंस क्या है। तो देखिए जो रे हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, रिफ्रैक्ट हो रही हैं, मतलब वो डेविएट हो रही हैं। दैट मीन्स ये मिरर तो नहीं होगा, ये क्या होगा, बेसिकली लेंस होगा। और देखिए जो रेज हैं वो कन्वर्ज हो रही हैं, तो ये कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। और देखिए जो रेज आ रही हैं वो पैरेलल आ रही हैं और वो कहाँ पे कन्वर्ज हो रही हैं, स्क्रीन पे। तो डिस्टेंस क्या होगी, ये फोकल लेंथ होगी। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, डिवाइस एक्स इज अ कॉन्वेक्स लेंस एंड डिस्टेंस डी इज इट्स फोकल लेंथ। अगला क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट हैज फोकस्ड on the screen of a distant building using convex lens. If he has selected a blue colored building as an object, select from the following option the one which gives correct characteristics of the image formed on the screen. तो स्टूडेंट ने क्या लिया, बेसिकली एक कॉन्वेक्स लेंस लिया है और उसकी इमेज बनाई है एक स्क्रीन पर। अब याद रखिएगा जो भी इमेज स्क्रीन पे बनती है वो कौन सी इमेज होती है, रियल इमेज होती है। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। तो देखिए जो भी वर्चुअल होंगी वो तो हट जाएंगी, ये वर्चुअल हट जाएगी, ये वर्चुअल हट जाएगी, तो रियल इन्वर्टेड और रियल इन्वर्टेड। अब ब्लू कलर की बिल्डिंग थी तो ब्लू कलर की दिखेगी, वॉलेट रंग की तो दिखेगी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, रियल इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड एंड इन ब्लू शेड। क्यों, क्योंकि ब्लू कलर की बिल्डिंग थी। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। और याद रखिएगा स्टूडेंट ने फोकस करी है, दैट मीन्स फोकल लेंथ पे बन रही है, तो वो कौन सी इमेज बनती है, डिमिनिश्ड ही बनती है। क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो दूर है, तो रेस कैसी आ रही होंगी, पैरेलल आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम सिलेक्ट द इंसिडेंट रेस हुज पाथ आफ्टर रिफ्रैक्शन हैव बीन करेक्टली शोन एंड कैन बी यूज्ड फॉर लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस। हमको बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है और हमको 5 रेस दी गई हैं। हमें बताना है कि जब हम कोई इमेज बनाते हैं तो इन 5 में से कौन सी हम ले सकते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए रे 1 वो कैसी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो उसको कहाँ से पास करना पड़ेगा, फोकस से पास करना पड़ेगा, जो कि वो कर रही है। तो हम फर्स्ट लेंगे, हाँ लेंगे। अब आप सेकंड देखिए, सेकंड कहाँ से जा रही है, अगेन कहीं से जा रही है और वो कहीं से अलग से पास हो रही है, ना ही वो पैरेलल है और ना ही वो फोकस से जा रही है, तो इसको हम बनाने के लिए नहीं लेंगे इमेज को। थर्ड देखिए, थर्ड कहाँ से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है और वो स्ट्रेट पास कर जा रही है, तो इसको भी हम ले लेंगे। फोर्थ देखिए वो फोकस से जा रही है और जाके पैरेलल हो जा रही है, तो इसको भी हम ले लेंगे। अगेन देखिए फिफ्थ देखिए, ना वो फोकस से जा रही है और वो पैरेलल हो जा रही है, तो ये तो गलती है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1, 3 एंड 4, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए बी ऑन अ स्क्रीन। Which one of the following arrangements shows the correct position of A for him, her to be successful? हमको बेसिकली 4 केस दिए गए हैं और हमें स्क्रीन पे कैसी इमेज चाहिए, हमें इमेज चाहिए मैग्नीफाइड। तो देखिए पहले पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, 2F1 पे रखा गया है, तो इमेज कहाँ बनेगी, 2F2 पे बनेगी और वो क्या होगी, सेम साइज होगी। दूसरे में बियॉन्ड 2F1 रखी गई है, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन F2 एंड 2F2 और जो कि छोटी बनेगी, डिमिनिश बनेगी। तीसरा केस सी, ये 2F नहीं है, ये 2F है, तो अब कहाँ रखा गया है, बिटवीन 2F एंड F रखी गई है, तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी बिटवीन, नहीं इसमें बनेगी बियॉन्ड 2F2 और ये कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी। और यहाँ पे कहाँ से रखेगी, फोकल लेंथ पे रखेगी है, तो इमेज कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे तो हम स्क्रीन रखेंगे नहीं कभी, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगेन आपको अगर रे डायग्राम आते होंगे तो आप इजीली कर पाओगे, रे डायग्राम नहीं आते होंगे तो चांस ही नहीं है आपको करने का। तो प्लीज़ आप लेंस हो या मिरर हो उसके रे डायग्राम ज़रूर पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। बोला गया इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट लेंगे अगर हम मिरर या लेंस लेंगे जिसमें अगर हम पॉइंट सोर्स रखेंगे तो उससे जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल हो जाएंगी। तो देखिए अगर हम कॉनकेव मिरर लें और फोकस पे कोई भी हम ऑब्जेक्ट रखें तो वहाँ से रे निकलेगी और वो कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, यहाँ से भी निकलेगी और वो पैरेलल हो जाएगी। तो एक तो हम क्या लेंगे, कॉनकेव मिरर लेंगे। दूसरा अगर मैं लेंस लूँ जो कि स्पेशली कॉन्वेक्स है, तो यहाँ पे अगर मैं फोकस पे रखूँ
तो यहाँ से रे निकलेगी वो पैरेलल हो जाएगी, यहाँ से रे निकलेगी वो पैरेलल हो जाएगी। तो मैं दूसरा क्या ले सकता हूँ, कॉन्वेक्स लेंस। बहुत सी प्रॉपर्टीज मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस की सेम होती हैं। इसका आंसर क्या होगा, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन ए। आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है और ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। अगला क्वेश्चन है, अ कन्वर्जिंग लेंस दैट फॉर्म्स अ 3 times मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन। If the focal length of the lens is 30 centimeter, then the distance of the object from the lens is। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कौन सा लेंस है हमारा, कन्वर्जिंग लेंस है। मतलब किसकी बात चल रही है हमारी, कॉन्वेक्स लेंस की बात चल रही है। और इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। और कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर। अब बोला क्या है कि जो इमेज है वो 3 times मैग्नीफाइड है और जो इमेज है वो स्क्रीन पे बन रही है। स्क्रीन पे हमेशा कैसी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो जो मैग्निफिकेशन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो m कितना होगा, -3। सो m क्या होता है लेंस के केस में, v/u होता है। और m कितना होगा, -3। ये v है, ये u है, तो v कितना हो जाएगा, -3u। नाउ लेंस फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। v की जगह पे -3u रख दूंगा, -1/u इज इक्वल टू 1/30। तो ये कितना हो जाएगा, 3u - 1 - 3 इज इक्वल टू 1/30। तो यहाँ से 30 इंटू -4 -120 इज इक्वल टू 3u आ जाएगा। तो u कितना आ जाएगा, -40। तो आंसर कितना होगा, ऑप्शन डी, -40 सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये 4 मार्क में भी आ सकता है। आपको 2-3 केस दे देंगे कि रे डायग्राम बना दीजिए, मैग्निफिकेशन निकाल दीजिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दे देंगे तो हाइट ऑफ इमेज निकाल दीजिए। तो ये अच्छा क्वेश्चन था और इसमें कोई ट्रिक लग भी नहीं सकती थी क्योंकि सारी वैल्यूज बहुत क्लोज दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है बेसिकली, ये कॉन्वेक्स लेंस है। द ऑब्जेक्ट ऑफ एन हाइट 2 mm इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। अब जो ऑब्जेक्ट है वो 5 सेंटीमीटर पे है, तो हमको हाइट ऑफ द इमेज बतानी है। तो देखिए कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो एफ कितना होगा, +10 सेंटीमीटर। यू कितना दिया गया है, -5 सेंटीमीटर। और एच ओ कितना दिया गया है, 2 mm। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैग्नीफिकेशन निकाल लूँगा, फिर HI/HO लगा दूंगा, तो इससे हाइट ऑफ इमेज मिल जाएगी। तो देखिए लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v कितना है वो हमको कैलकुलेट करना है, माइनस u कितना है, -5 इज इक्वल टू 1/10। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/v + 1/5 इज इक्वल टू 1/10। तो 1/v कितना हो जाएगा, 1/10 - 1/5। ये कितना हो जाएगा अपना 10, 1 -2। तो v कितना आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर। और ऑफकोर्स माइनस में ही आ रहा है। देखिए ऑब्जेक्ट की इमेज भी दी गई है, वो सेम साइड है। इस साइड नेगेटिव होती चीज़ें, इस साइड पॉजिटिव होती हैं। और देखिए सेम साइड इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट के, तो नेगेटिव। तो हमारा आंसर लगभग सही है। अब मैग्नीफिकेशन क्या होता है लेंस के केस में, v/u। तो मैग्नीफिकेशन कितना आएगा, v कितना है, -10 और u कितना है, -5। कट गया तो m कितना आ गया, 2 आ गया। तो m कितना होता है, HI/HO। तो ये कितना होगा, 2 इज इक्वल टू HI कितना है, HI हमें निकालना है, HO कितना है, 2 mm। तो HI कितना हो गया, 4 mm। तो हाइट कितनी होगी, 4 mm। तो आंसर क्या होगा, C। अगला क्वेश्चन है, अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल्स ऑन द साइड A and emerges out of the hole on the other face of the box as shown in the figure. Which of the following would be inside the box? हमको एक बॉक्स दिया गया है और हमको 10 पैरेलल रेज दी गई हैं और जो इमर्जेंट रे हैं वो किस तरह की हैं, इस तरह की हैं। तो हमें बताना है बॉक्स के अंदर क्या होगा। तो देखिए बॉक्स के अंदर क्या होगा, हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में ही अगर पैरेलल रेज हो। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, अगर रेज आ रही होती हैं, सपोज मान लीजिए पैरेलल, तो वो कहाँ जाती हैं, फोकस पे जाती हैं। तो यहाँ पे भी फोकस पे ही जा रही हैं सारी। देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, कॉन्वेक्स लेंस। अगला क्वेश्चन है, इफ द पावर ऑफ द लेंस इज -4D देन इट्स मीन्स द लेंस इज। सी याद रखिए जब भी पावर दी है नेगेटिव
तो वो कौन सा लेंस होता है? कॉनकेव लेंस होता है। आपकी क्लास में जितने ही बच्चे बैठे होंगे जिनको दूर का नहीं दिखता है, उनको कौन सा लेंस लगा है? कॉनकेव लेंस लगा है। और उसकी पावर क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव पावर किसकी होती है? कॉनकेव की होती है। तो जितने भी कॉन्वेक्स वाले होंगे, देखिए ऑप्शन बी कॉन्वेक्स है, तो वो नहीं होगा। ये देखिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा। दूसरा, पावर का फॉर्मूला होता है 1 फोकल लेंथ, तब जब फोकल लेंथ मीटर में हो, वरना पावर का फॉर्मूला होता है 100/f, जब f किस में होता है? सेंटीमीटर में होता है। और अगर कोई चीज़ सेंटीमीटर में है तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए 100 है, f कितना दिया गया पता नहीं हमको, तो f को हम इधर भेज देंगे, पावर को इधर भेज देंगे, तो पावर कितना होगा? 100/f होता है, तो f कितना हो जाएगा? 100/पावर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 100/-4 विच इज़ इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हमने 100 वाला फॉर्मूला लिया था, यहाँ पे सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला लिया था। तो इसका आंसर क्या होगा? कॉनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? -25 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आई होप आपको सारे MCQs समझ में आए होंगे। प्लीज़ सारे रे डायग्राम याद कर लीजिए, अदरवाइज स्लाइड नहीं सॉल्व होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि होगा ह्यूमन आई पे। तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हमने ये वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाया और हर एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।